जहां एक ओर उस संगठन संस्था में सत्ताधारी दल को अपने उपलब्धियों का जिक्र करना होता है, वहीं अपने विरोधी दल के कामों पर टिप्पणी करना भी जरूरी होता है, खास तौर पे तब जब वह दल राज्य की सत्ता में हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अभी 2.5 वर्ष पूर्व 2020 में पुनः सत्ता में आई बड़े बड़े गारंटी कार्ड देकर के, मगर उनमें से कितनों पे काम किया यह आप सब जानते हैं। हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी एवं सभी विधायक विधानसभा में इस सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और आज इस नगर निगम के चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी के संयोजन में एक चार्जशीट कमेटी का गठन किया और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें रामवीर सिंह विधूड़ी जी के अनुभव का लाभ मिला और हमने एक बहुत मजबूत चार्जशीट अरविंद केजरीवाल सरकार के विरुद्ध एक 21 सूत्री चार्जशीट बनाई है, जो अब से कुछ देर में विधूड़ी जी आप सबके सामने रखेंगे। इस चार्जशीट के निर्माण में मेरी बड़ी बहन समान दिल्ली की पूर्व महापौर सुश्री आरती मेहरा जी ने अपना बहुत सहयोग दिया है। उनका जो नगर निगम का अनुभव था वो भी पार्टी को बहुत सारे कामों में आज काम आ रहा है। मेरे साथ बैठे मेरे छोटे भाई मगर मेरे वरिष्ठ पदाधिकारी हरीश खुराना जी, जो कि आप सब जानते हैं आरटीआई एक्टिविज्म से बहुत काम करते हैं, उनकी आरटीआई का एक्टिविज्म, उनकी आरटीआईयों के जवाब विधूड़ी जी के बहुत काम आए इस चार्जशीट को बनाने में। हमारी छोटी बहन समान श्वेता पाठक जी, जो कि एक पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने भी इसमें हमें बहुत सहयोग दिया और मैंने भी जैसा मुझे जो भी काम विधूड़ी जी ने दिया वो इस चार्जशीट को बनाने में किया है। हम मानते हैं कि दिल्ली की जनता के सामने जब ये चार्जशीट जाएगी तो दिल्ली की जनता निस्संदेह इस बार केजरीवाल सरकार से हिसाब करेगी और भारतीय जनता पार्टी को पुनः नगर निगम चुनाव में विजयी कराएगी। धन्यवाद। मैं अब विधूड़ी जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी बात पहले इस चार्जशीट को जारी कर फिर एक एक करके इसके बिंदुओं पर प्रकाश डालें। चार्जशीट कमेटी की सदस्य हमारी बहुत ही सम्मानित बहन आरती मेहरा जी, जो दिल्ली की मेयर रही हैं, श्री हरीश खुराना जी, श्री परवीन शंकर कपूर जी, श्रीमती श्वेता पाठक जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, अरविंद केजरीवाल संविधान को मानते नहीं हैं। 2015 से लेकर 2022 तक जल बोर्ड के खातों का ऑडिट नहीं कराया गया। सीएजी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को 22 पत्र लिखे और दिल्ली हाई कोर्ट को भी अरविंद केजरीवाल की सरकार को डायरेक्शन देनी पड़ी
कि दिल्ली जल बोर्ड के खातों का ऑडिट करवाया जाए। ऑडिट इसलिए नहीं करवाया जा रहा है कि 60,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड में घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जहां खातों का सीएजी द्वारा ऑडिट करवाया, 4 साल तक उसकी रिपोर्ट विधानसभा के अंदर नहीं रखी। दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को अरविंद केजरीवाल की सरकार को डायरेक्शन देनी पड़ी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 4 साल के बाद सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में ले की और उसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार के बारे में जो कुछ सीएजी ने कहा है उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम दिल्ली में मुफ्त बिजली दे रहे हैं, 24 घंटे दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जिन लोगों के पास घरेलू मीटर है, 8.5 रुपए पर यूनिट बिजली आप दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 18 रुपए पर यूनिट बिजली पड़ रही है, जो हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली है। अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली में 40% आबादी को जल बोर्ड का ट्रीटेड वाटर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। दिल्ली में जो टैंकर माफिया थे उनकी संख्या बढ़ गई और दिल्ली में जो पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है उसको पीकर लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं। ये सरकार की रिपोर्ट है। हेल्थ के बारे में वो बहुत कहते हैं कि मेरा वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है। वो पिछले 8 साल में एक नया हॉस्पिटल नहीं खोल पाए और कोरोना में दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में जो मरीज दाखिल थे 40% मरीजों की मृत्यु हो गई। इन्होंने कहा था कि हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, केवल ये 341 मोहल्ला क्लिनिक खोल पाए। उसमें ना मेडिकल स्टाफ है ना नॉन मेडिकल स्टाफ है और कोविड में किसी एक व्यक्ति की टेस्टिंग नहीं हुई, किसी एक व्यक्ति को टीका नहीं लगाया गया, ना उनमें दवाई थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में यह वायदा किया कि हम भारत आयुष्मान योजना को लागू करेंगे, जिससे कि दिल्ली के लोगों को 5 लाख रुपए तक मोदी जी की सरकार के द्वारा मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया जा सके। वायदा करके भी अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया। 7 हॉस्पिटल्स केवल कागजों पर दिखाए गए और उसमें भी एक बड़ा घोटाला हुआ, उसकी जांच हो रही है। शिक्षा के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली में 500 नए स्कूल खोलेंगे। एक नया स्कूल नहीं खुला, बल्कि 50 स्कूल्स दिल्ली में बंद कर दिए गए। गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज नहीं किया गया। 83% स्कूल्स में आज प्रिंसिपल नहीं है। 70% स्कूल्स में कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, हम दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलेंगे। वे दिल्ली में एक भी नया कॉलेज नहीं खोल पाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर दिया बर्बाद। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि दिल्ली की जरूरत को देखते हुए हम डीटीसी के लिए 15,000 बसें खरीदेंगे
अरविंद केजरीवाल 8 सालों में एक डीटीसी की बस खरीद नहीं पाए हैं। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली के पास 6500 डीटीसी की बसें थी, उसकी संख्या घटकर 3760 रह गई और वे भी आउटडेटेड हैं। जगह जगह डीटीसी के बसों में आग लगती रहती है। ये जानकारी मीडिया के माध्यम से दिल्ली और देश को मिलती रहती है। दिल्ली जो है, अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8 सालों में दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल बना दी, सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित करवा दी। और ये घोषणा हमने नहीं की, WHO ने कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। दिल्ली की हवा जहरीली है, यमुना बन गई गंदा नाला। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के लोगों, मैं आपके साथ 2020 से पहले यमुना में डुबकी लगाऊंगा। लगभग 2500 करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने दिए, लेकिन यमुना आज गंदे नाले में तब्दील हो गई है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मैं 28 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। श्री हरीश खुराना जी की आरटीआई ये कहती है, दिल्ली सरकार ने जवाब दिया है कि अरविंद केजरीवाल केवल 440 लोगों को पिछले 8 सालों में रोजगार दे सके हैं। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने बना दिया नशे की नगरी। गली गली में शराब के ठेके खोले गए। भाजपा ने जब इसका विरोध किया, उनको नई पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। उसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा था कि हम सीसीटीवी और वाईफाई का उन्होंने वायदा किया था। जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं वे ज्यादातर खराब पड़े हुए हैं और वाईफाई का वादा तो वो भूल ही गए। नहीं बना एक भी फ्लाईओवर। 50 फ्लाईओवर बनाने के वायदा किया था, लेकिन वो एक भी फ्लाईओवर पिछले 8 सालों में नहीं बना पाए। गांवों के साथ उन्होंने सौतेले व्यवहार किया है। ना उन्होंने गांव का लाल डोरा बढ़ाया, कृषि यंत्रों पर किसानों को ना सब्सिडी दी, ना गांवों में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाया, ना गांवों में पीने का पानी उपलब्ध करा पाए और ना गांवों में वो सिविल लाइन डाल पाए। और उन्होंने ये वायदा भी किया था कि हम गांवों में कॉलेज खोलेंगे, वह एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए। यमुना पार विकास बोर्ड, जब श्री मदन लाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने 1994 में यमुना पार विकास बोर्ड का गठन किया था और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया यमुना पार विकास बोर्ड को दिए जाते थे, जिससे यमुना पार क्षेत्र का अच्छे से विकास हो सके। उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। यमुना पार के विकास के लिए इन्होंने कोई पैसा यमुना पार विकास बोर्ड को नहीं दिया है। जहां तक समाज कल्याण की बात है, दिल्ली में 2018 से लेकर आज तक किसी एक भी सीनियर सिटीजन को नई ओल्ड एज पेंशन नहीं मिली और पिछले 4 महीने से जो पुरानी पेंशन दी जा रही थी वह भी बंद हो गई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार 8 सालों में एक भी राशन कार्ड नहीं बना पाई। 60 लाख लोगों ने आवेदन किया है और हमारे जो सफाई कर्मचारी, जिनको कोरोना योद्धा की हमने उपाधि दी थी, जो लोगों की सेवा करते हुए, कोरोना पीड़ितों को बचाते हुए जिनकी मृत्यु हो गई, उनको 1-1 करोड़ रुपया देने का अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को 1-1 करोड़ रुपया नहीं दिया। जहां तक ऑटो वालों की बात है, उनके साथ भी उन्होंने बेवफाई की है। उन्होंने कहा कि हम आपको पार्किंग की आपके लिए व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको ऑटो रिक्शा पर सब्सिडी देंगे। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि आज कंपनी से यदि ऑटो रिक्शा 2.5 लाख रुपया का है तो वह 7 लाख रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा वालों से एक बड़ा वायदा किया था कि धारा 186, 66/92
जिसके तहत ऑटो वालों पर जुर्माना भी लगाया जाता है, ऑटो को जब्त कर लिया जाता है। इस धारा को वो समाप्त करेंगे, उन्होंने उस धारा को समाप्त नहीं किया। प्रचार पर उन्होंने खजाना लुटाया है अपना चेहरा चमकाने के लिए। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले 2011-12 में केवल 11 करोड़ रुपया सरकार प्रचार पर खर्च करती थी। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7-8 सालों में 2000 करोड़ रुपया प्रचार के ऊपर खर्च किया है। और मजे की बात यह, मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम पराली से खाद बनाएंगे, और पराली से खाद बनाने के लिए 40,000 रुपए की दवाई खरीदी और 24 करोड़ रुपया प्रचार पर लुटा दिया। कहीं एक छटाक पराली से खाद नहीं बनी। हायर एजुकेशन में 2 छात्रों को केवल लोन दिया, लेकिन 19 करोड़ रुपया जो है वह प्रचार में लुटा दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बाइक एम्बुलेंस शुरू करेंगे, 16 बाइक एम्बुलेंस खरीदी और उसके प्रचार के ऊपर 15 करोड़ रुपया लुटा दिया। लेकिन आज सड़क पर कहीं एक भी बाइक एम्बुलेंस नहीं है, वो कबाड़ खाने में पड़ी हुई है। ये बातें मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, अगर उनमें दम है, जहां चाहे चर्चा करें लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ, उनकी नैतिकता कहां गई? उन्होंने कहा था मैं घर नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था मैं स्कूटी नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा। आज अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहते हैं, पुराना घर तोड़कर उसमें लगभग 23 करोड़ रुपया खर्च कर अपने लिए महल बना दिया है। उसमें बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, कौन सा वो होता है उसमें नहाने धोने के, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल बना दिया है, जिसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अरविंद केजरीवाल लग्जरी कार में चलते हैं और उनके आगे पीछे 30 गाड़ियों का काफिला चलता है। आज दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के 103 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। भ्रष्टाचार के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैं केवल 1 मिनट में बड़ी एक लाइन है। भ्रष्टाचार के तोड़े सारे रिकॉर्ड। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल ने तोड़े हैं भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड। वरिष्ठ मंत्री सत्येंद्र जैन करीब 6 महीने से हैं जेल में, अब तक नहीं हटाया गया मंत्रिमंडल से। ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों का अब तक केजरीवाल ने नहीं दिया जवाब। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार नई शराब नीति लागू करने में किया हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, क्लासरूम निर्माण में किया 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, डीटीसी की बसें खरीदने में भी हुआ हजारों करोड़ रुपए का घोटाला। भाजपा द्वारा रहीसोद्घाटन करने के बाद रोकनी पड़ी बसों की खरीद। वादा किया था दिल्ली में बिजली कंपनियों को का सीएजी ऑडिट कराएंगे, लेकिन इन कंपनियों को पहुंचाया करीब 10,000 करोड़ रुपए का फायदा। लेट पेमेंट सरचार्ज के रूप में जनता से ज्यादा वसूली करने की छूट देकर क्या सैकड़ों करोड़ रुपए का किया घपला। जल बोर्ड के बिल जमा कराने में किया भारी घोटाला। मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में घोटाला करने वाले बैंक का बढ़ाया गया कमीशन अनुबंध। दिल्ली में 7 अस्थायी अस्पतालों के निर्माण को लेकर बड़ा घोटाला किया गया। ये अस्पताल सिर्फ कागजों में ही चल रहे हैं, और जो सीएजी की रिपोर्ट है वो हमने जो हमारी ये जो हम रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं उसमें मेंशन है। यदि आप कहें तो आप उससे सीएजी की रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं कि सीएजी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार के बारे में क्या कहा है। आप यदि कहते हैं तो वो 4 लाइन अगर आप उचित समझते हैं तो मैं पढ़ भी सकता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार अपनी बहन आरती जी का, हरीश खुराना जी का, श्री परवीन शंकर कपूर जी का, अपनी दूसरी हमारी बहन श्वेता पाठक जी का, जिन्होंने इस चार्जशीट को बनाने में कई दिन तक, ये सुबह से लेकर रात तक जुटे रहे हैं। मैं इन सभी को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की लीडरशिप की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यदि हमारी चार्जशीट में कोई गलत बात पाई जाए तो आप हमारी चार्जशीट अरविंद केजरीवाल, उनकी जो भी सोशल टीम मीडिया टीम है, या जो भी उनके जो
प्रवक्ता हैं उनको जरूर दिखाएं और जरूर रिएक्शन मांगे। क्या हमने कुछ इसमें ऐसा कहा है जिसमें सच्चाई ना हो, ये आप उनको जरूर दिखा ले। और अभी क्योंकि मैंने जो बातें कही हैं वो मोटी मोटी बातें कही हैं, लेकिन जो अभी हम आपको जो चार्जशीट हमने तैयार की है उसकी हम वो रिपोर्ट आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, उसको आप जरूर देख लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामवीर जी। इससे पहले कि मैं छोटे भाई प्रवीण शंकर कपूर जी और मेरी प्रिय बहन श्वेता पाठक जी, चार्जशीट बहुत जिम्मेदारी से बनाई गई है। इसके एक एक तथ्य का आरटीआई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। आप लोग अगर उसे देखना चाहें, कोई भी उसका तथ्य आप हमसे करना चाहें, तो आप हमसे वो तथ्य भी डिटेल में जो आरटीआई की है वो भी ले सकते हैं। रामवीर जी ने बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट को आपके समक्ष रखा, क्योंकि ये एक बहुत जिम्मेदार डॉक्यूमेंट है और उसको निगम के चुनावों में आज हम आपके समक्ष रख रहे हैं और जल्द ही दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के पास हम इसकी प्रतियां अपने सिस्टम के द्वारा पहुंचा देंगे। मैं इसमें एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी, वो है महिलाओं की दशा दिल्ली में। खास तौर पे स्वच्छ भारत मिशन में, जहां पूरे भारत में 10,90,00,000, फिर कहना चाहूंगी तथ्य, उसमें कुछ तथ्य आपको बताना भी चाहूंगी, 10,90,00,000 टॉयलेट बने। दिल्ली में 675 स्लम बस्तियां हैं, उसमें लगभग 4,20,000 झुग्गियां हैं। वहां पे हमें जरूरत है 2 लाख टॉयलेट की। और दिल्ली की सच्चाई क्या है? 18,956 जो टॉयलेट्स हैं वो यहाँ पे उपलब्ध है 675 बस्तियों में। लगभग 40 लाख लोग स्लम बस्तियों में रहते हैं। आज देश में देखा जाए तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो मैंने बोला 10,90,00,000 टॉयलेट्स बने हुए हैं, उसमें दिल्ली ने एक भी टॉयलेट उस स्वच्छ भारत मिशन, ये भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है, अंडमान निकोबार ने 22,378, आंध्र प्रदेश ने 42,71,773, अरुणाचल प्रदेश ने 1,44,608, असम ने 40,05,740, बिहार ने 1,21,26,567, छत्तीसगढ़ ने 33,78,655, दादरा नगर हवेली दमन दीव में 21,906, गोवा में 28,637, गुजरात में 41,90,006, हरियाणा में 6,90,000, हिमाचल प्रदेश में 1,92,000, जम्मू कश्मीर में 12,61,000, झारखंड में 42 लाख, कर्नाटका में 46 लाख, केरला में 2.5 लाख, लद्दाख में 17,241, मध्य प्रदेश में 71,93,000, महाराष्ट्र में 67,93,541, मणिपुर में 2,68,000, मेघालय में 2,64,000, मिजोरम में 44,000, नागालैंड में 1,41,000, ओडिशा में 70,80,000, पांडिचेरी में लगभग 30,000,
पंजाब में 5,11,000, राजस्थान में 81 लाख, सिक्किम में 11,000, तमिलनाडु में 55 लाख, तेलंगाना में 31 लाख, त्रिपुरा में 4.5 लाख और उत्तर प्रदेश में 2,22,00,000, उत्तराखंड में 5,24,000 और वेस्ट बंगाल में 74 लाख। एक एक फिगर ये भारत सरकार के, इसमें दिल्ली का नाम नहीं, मैंने इसलिए 33 नाम पढ़े हैं और आपको बताया है कि किस तरह से करोड़ों और लाखों में 10 से 12 हजार रुपए की सुविधा देके बनाए हैं। लेकिन इतने दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में इसका नाम नहीं है। अभी बताया आयुष्मान में, इसमें महिलाओं के लिए सबसे बड़ा प्रश्न, ये सबसे बड़ी स्वच्छ योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशील होते हुए जो ये पूरा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ सनसनी महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि मैं जो है बसेस में मार्शल रखूंगा। मार्शल नहीं है। सीसीटीवी का सेकंड फेज शुरू नहीं हुआ, पहली फेज के आधे से ज़्यादा सीसीटीवी बंद पड़े हैं। वाईफाई का वादा था, वाईफाई नहीं दिया है। इन्होंने कहा कि हम रेफरेंडम कराएंगे और महिलाओं से, अपनी बूढ़ी माताओं से मैं जा के पूछूंगा कि शराब का ठेका हम देंगे नहीं, लेकिन जहां हमें देना होगा वहां हम रेफरेंडम करा के बातचीत करके मोहल्ला जो इनका पूरा कॉन्सेप्ट था उसके माध्यम से पूछेंगे किस तरह से गली के नुक्कड़ पे, मंदिरों के पास, स्कूलों के पास तक इन्होंने देने का ये गंदा खेल खेला। महिलाएं जो बेसहारा हैं, महिलाएं जो विधवा हैं, उनके प्रति इनका वादा था कि हम पेंशन देंगे। पेंशन बिल्कुल बंद पड़ी है, किसी प्रकार का कोई कार्य इन्होंने नहीं किया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पूरी तरह से विफल हुई है ये सरकार, हर मोर्चे पे ये विफल रही है। और ये आंकड़े मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी जो भारत सरकार के हैं, आप छापिए और लोगों को इस विषय में, जब पूरे विश्व में इस कदम की इतनी पहल और इस कदम की इतनी प्रेज हो रही है और वहाँ पे दिल्ली ने एक भी टॉयलेट का निर्माण करवाने के लिए अपना सहयोग नहीं दिया। मैं एक जानकारी आपको और देना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में दिल्ली के किराएदारों से ये वायदा किया था कि 2 साल तक किराएदारों का जो किराया है वह मकान मालिकों को अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वह नहीं दिया गया। किराएदार दिल्ली हाई कोर्ट में गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को डायरेक्शन दी कि कोरोना काल का किराया किराएदारों के जो भी मालिक हैं उनको दिया जाए, लेकिन एक भी किराएदार का किराया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मकान मालिकों को नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल नगर निगम चुनाव में किराएदारों के सामने आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अब से थोड़ी देर के बाद कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार विधायक की पेशी हो रही है। एक ऐसा आरोप और ऐसे सबूत जो सामने आए हैं कि टिकट फॉर सेल, भ्रष्टाचार का सबूत सामने आने के बावजूद जिस प्रकार से कल मनीष सिसोदिया जी ने उनको सर्टिफिकेट दिया ईमानदारी का, वो दिखाता है कि किस प्रकार के इन लोगों का कैरेक्टर है। आरोप लगाने वाला कौन? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। आरोप किस पे लगाया? आम आदमी पार्टी के लोगों को। एक आम आदमी पार्टी का नेता कह रहा है मैंने पैसे दिए,
दूसरा आम आदमी पार्टी का नेता कह रहा है मैंने पैसे लिए, सबूत सामने है। लेकिन सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं कट्टर ईमानदारी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता के द्वारा। पीए पे तो पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन पीए का जो बॉस है, जो माननीय सम्माननीय कट्टर ईमानदार पार्टी के विधायक हैं, उस पे कार्रवाई करना तो दूर, उनको सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है ऑनेस्टी का। और ये ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट कौन बांट रहे हैं? सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जिनके ऊपर खुद शराब माफियाओं से मिले होने का आरोप ना सिर्फ काफी हद तक आगे जा चुका है, एक्यूज नंबर 1 माने जाते हैं अपनी चार्जशीट, सीबीआई की चार्जशीट के अंदर, वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उन्हीं के ऊपर आरोप है कि कमरों के अंदर उन्होंने घोटाला किया। तिहाड़ की उगाही का सबको पता ही है क्या हो रहा है, ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हवाला के अंदर इनका मंत्री बंद है, लेकिन ये कट्टर ईमानदार लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बस के अंदर घोटाला कर दिया, लेकिन सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है ईमानदारी का। लेबर के नाम पर, लेबर के लोगों को पैसे देने के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन कर लिया, लेकिन सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है ऑनेस्टी का, ईमानदारी का। और ये कोई कल पहला आरोप नहीं लगा इनके ऊपर टिकट फॉर सेल का, भ्रष्टाचार का। अभी याद होगा आपको 3 दिन पहले इनके अपने एक पार्षद हसीबुल हसन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं टावर के ऊपर, और कहते हैं कि मेरे से पैसे मांगे गए। सीधा सीधा आरोप लगाया। आरोप किस पे लगा? आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। आरोप कौन लगा रहा है? आम आदमी पार्टी का नेता लगा रहा है। कुछ नहीं बोलेंगे इसके ऊपर। और ये जैसे मैं बोल रहा हूं कि पहली बार इनके ऊपर आरोप नहीं लग रहा, ये मनीष सिसोदिया जी का खुद के ऊपर आरोप है। मनीष सिसोदिया डिमांडेड 10 करोड़ रुपीस फॉर असेंबली पोल टिकट, आम आदमी पार्टी एमएलए एक्सप्लोसिव क्लेम। याद करिए पिछले इलेक्शन के अंदर यही इन्हीं मनीष सिसोदिया के ऊपर जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप था। एक और सबूत है ये, आप मेंबर एलेज सेल फॉर पार्टी टिकट्स फॉर पंजाब पोल्स। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, इनके अपने लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अपने कार्यकर्ता कह रहे हैं। उसके बावजूद ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं लोगों को और कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं आज मांग करता हूं, और ये जो सर्टिफिकेट जिसको बांटा जा रहा है वो खुद कोर्ट के द्वारा, राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है। कोई ये पहली बार इसके ऊपर आरोप नहीं लग रहा। अखिलेश पति त्रिपाठी के ऊपर कोई पहली बार आरोप नहीं लग रहा, वो तो ऑलरेडी एक केस में कन्विक्टेड हो चुका है, सजा की इंतजार हो रही है। लेकिन आज तक उस केस में भी आम आदमी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो आज हालांकि मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि अपने आप को जो कट्टर ईमानदार कहते हैं ये पूरी तरह से भ्रष्ट लोग हैं, ये तो प्रूव हो चुका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे मांग करता हूं, अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो तुरंत से तुरंत अपने ये दोनों विधायक, आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक, अखिलेश पति त्रिपाठी और दूसरा राजेश गुप्ता जिसका नाम भी आ रहा है, उसको तुरंत उनसे इस्तीफा लें या बर्खास्त करें।
और पार्टी से निकालें, नहीं तो साफ प्रूव हो चुका है ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्ट है। धन्यवाद। मैं प्रवीण शंकर कपूर जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, वैसे तो मेरे वरिष्ठ साथी प्रवक्ता हरीश खुराना जी ने बहुत कुछ कहा है और मेरे लिए कुछ ज़्यादा जोड़ने का विषय नहीं है, मगर मैं आप सबका ध्यान, दिल्ली का ध्यान, देश का ध्यान, अभी सितंबर के महीने में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा के सदन की बैठक के उन दृश्यों की ओर दिलाना चाहूंगा जब वो आवाजें सदन में गूंजती थीं। खुद केजरीवाल भी जोर जोर से चिल्लाते थे, खोखा खोखा खोखा, और ये कहने का प्रयास करते थे कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को एक एक खोखा यानी कि एक एक करोड़ रुपए में खरीदने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी ऐसा कोई प्रयास किया था, ना कभी ऐसा कोई सबूत सामने केजरीवाल दल ला पाया। पर आज देखिए यह क्या विडंबना है कि नगर निगम का चुनाव आते ही एक आध खोखे में नहीं, 3-3 खोखे में नगर निगम के टिकट अरविंद केजरीवाल की पार्टी बेच रही है। और यह आरोप मैं नहीं लगा रहा, मेरे साथी प्रवक्ता हरीश खुराना जी या मेरे अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी नहीं लगा रहे, यह आरोप लगा रहे हैं खुद आम आदमी पार्टी में बैठे हुए लोग। उनका एक पूर्व पार्षद, उनका एक टिकटार थी। जब वो ये कहते थे कि खोखे खोखे की बात हो रही है तो कहीं 10 पैसे का सिक्के का भी कोई सबूत नहीं आता था, मगर आज एक विधायक के साले के पास से 33 लाख रुपए नगद बरामद होते हैं। केजरीवाल जी, ये कौन सी शुचिता की राजनीति है जिसका संकल्प लेकर के आप सत्ता में आए थे? आज दिल्ली ही नहीं अपितु गुजरात, हिमाचल और देश के अन्य भागों की जनता आपसे एक ही सवाल पूछ रही है कि ये पैसा आता जाता कहां से है? ये लाखों रुपया, 33 लाख रुपया नगद उन लोगों के पास जो शायद इनकम टैक्स का रिटर्न भी नहीं भरते। और साले ने तो स्वीकार कर लिया कि मेरे जीजा का और उसके सहयोगी विधायक राजेश गुप्ता का पैसा था। वो तो बेचारा एक कंड्यूट था, वो तो मिस्टर 10% था, हो सकता है जीजा जी उसमें से कुछ उसे दे देते। और जैसा हरीश भाई ने बताया, ये जीजा जी जो हैं अखिलेश पति त्रिपाठी, इनकी तो जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। इन्होंने तो फर्जी मेडिकल बिल घोटाला तक कर रखा है दिल्ली सरकार में, जिसमें केजरीवाल सरकार उन्हें लीपापोती करके बचा रही है। और बेशर्मी की हद दिल्ली ने तब कल देखी जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि सिल्वर लाइनिंग देखिए, वो 90 लाख रुपए दे रहा था, हमने उसे टिकट नहीं दिया। अरे भाई, इसमें सिल्वर लाइनिंग नहीं है। आपने 90 लाख वाले को टिकट नहीं दिया, मगर पूरे 1 करोड़ रुपए वाले को दे दिया। इसमें सिल्वर लाइनिंग कहां से आई? बेशर्मी की हद है। आपके विधायक, उनके रिश्तेदार पैसे के साथ गिरफ्तार हो रहे हैं और आप सिल्वर लाइनिंग बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अब समय आ गया है कि आप अखिलेश पति त्रिपाठी और राजेश गुप्ता पर कार्रवाई करें और जैसा मेरे बड़े भाई हरीश खुराना जी ने कहा, आप उन्हें आम आदमी पार्टी से आज ही निष्कासित करें, शुचिता की राजनीति का सबूत दें। और आज एक और बात पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं
कि आज वो दिन है जब लोकायुक्त को और मजबूत किया गया है। वो लोकायुक्त, वो लोकपाल जिसकी केजरीवाल जी बात करते थे, मगर कभी लोकायुक्त नियुक्त नहीं करते थे। न्यायालय के दबाव में दिल्ली में लोकायुक्त नियुक्त किया, मगर उसे कमजोर रखा। उसको आज दाद दिए गए हैं, आज उसको जांच अधिकारी अपना दिया गया है। और मेरा मानना है दिल्ली के लोकायुक्त को कल की इस घटना का स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए और जांच अधिकारी मिलने के बाद सबसे पहले इसी मामले की जांच शुरू करनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए सच्चाई तो यही है। महाठग कौन है? आज दिल्ली का महाठग वो व्यक्ति है जो तमाम तरह से कारनामों में पाया जाता है, चाहे वो लिकर गेट शराब माफिया का मामला हो, चाहे वो स्कूल के कमरे के घोटाले का मामला हो, चाहे वो बसेस का मामला हो, चाहे तिहाड़ के अंदर वसूली का मामला हो, हवाला के अंदर ऑलरेडी मंत्री जेल के अंदर है उसका मामला हो, चाहे अमनतुल्ला खान के साथ जो जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के अंदर जिस तमाम चीजें सामने आई उसका भ्रष्टाचार का मामला हो, ताहिर हुसैन इनका अपना आप पार्षद जिस प्रकार से दिल्ली की हिंसा में लिप्त पाया गया और कोर्ट कह रहा है वो मामला हो, ये तमाम मामले ऐसे हैं जिससे प्रूव होता है कि जो महाठग जो है ये लोग हैं, ये सच्चाई ये है कि इनका नकाब कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है और पर्दे के आगे कुछ और है। और इसका जो फेस है, जो इनका असली चेहरा है, वो दिल्ली की जनता के सामने आ चुका है। इसलिए हमने ये पोस्टर जारी किया है कि असली जो महाठग है वो दिल्ली के केजरीवाल किंग पिन जो है वो अरविंद केजरीवाल है और उनकी तमाम जो लोग हैं, इनके अपने जो गुर्गे में कह सकता हूँ या मंत्री कह सकता हूँ, वो लोग हैं जो पाए गए। सेम केस सामने आया है, उन्होंने बोला आम आदमी पार्टी ने किडनैप करवा लिया है, फिर वो आके बोले कि किडनैप नहीं हुआ था, देखिए इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि चोरी भी करिए उसके बाद सीना चोरी भी करिए। ये तो क्लियर कट केस है। एक तरफ आप चोरी करते हैं, आरोप लगाते हैं कि मेरे विधायक, मेरे कैंडिडेट को किडनैप कर लिया गया है, हल्ला मचाते हैं, इलेक्शन कमीशन के आगे धरना देते हैं, लेकिन जब शाम होते होते उनकी अपनी पोल खुल जाती है उसी व्यक्ति के द्वारा जिसके कहा जाता है कि वो उसको किडनैप किया गया। वो खुद कह रहा है कि मैंने तो विड्रॉ किया, मेरे को जिस प्रकार का विरोध आम आदमी पार्टी का वहां हो रहा है मैंने उससे विरोध कर लिया। तो सच्चाई सामने आ गई। लेकिन आम आदमी पार्टी को बोलना चाहिए, यही अरविंद केजरीवाल, ये मनीष सिसोदिया को सामने आना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए कि किस प्रकार से कल झूठ बोला इनके लोगों ने, किस प्रकार से लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई, एक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई कि हमारे बीजेपी ने हमें किडनैप कर लिया। इससे बड़ा झूठ जो कल सामने आया है, मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया को कल जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है संजय सिंह ने और दोनों ने, मनीष ने, उनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमने झूठ बोला। पर्वतराज हिमालय की, मंचा सिंह आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी डिमरी जी, बाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, और लगातार जो हमारे बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर पर्यावरण से जुड़े हुए, जल से जुड़े हुए, हिमालय से जुड़े हुए, उन सभी में आपका लगातार पार्टिसिपेशन रहता है। लगातार हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। डॉक्टर कलाचंद जी एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंस एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस विशेष सम्मेलन में पूरे देश विदेश से मुझे बताया गया है कि आप सब लोग 275 के लगभग आपकी संख्या है, 275 से भी ज़्यादा, 275
तो आप सभी पधारी वैज्ञानिकों का मैं देवभूमि उत्तराखंड मैं आपका सभी का दिल की गहराइयों से सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और मैं सच बताऊं तो आज मैं बिल्कुल नहीं आ सकता था यहाँ। मेरा कार्यक्रम अर्ली इन द मॉर्निंग निकलने का था और कलाचंद जी मेरे पास आज से ठीक 2 दिन पहले आए थे। इन्होंने बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम आपका हो रहा है और इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने सोचा कि चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे 10 ही मिनट आप लोगों के बीच में आऊँ, लेकिन ज़रूर आऊँगा। और सारे दिन भर के कार्यक्रमों को आगे पीछे किया और आप सबके दर्शन हुए। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इतने सारे वैज्ञानिक जो बहुत सारे विषयों पर लगातार यहाँ पर चर्चा करेंगे, लगातार अभी आप बता रहे थे कि ऑनलाइन भी डिम्डी जी ने बताया कि बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं और इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा वो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए एक अमृत का काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन में आप सभी पर्वतजनों द्वारा जो विचार मंथन किया जाएगा, उस विचार मंथन से अवश्य ही सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी को एक साइंस टेक्नोलॉजी जो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा साधन है। और बार बार मैं क्योंकि जितनी मीटिंगों में जाता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हर समय साइंस की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उनका कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी न हो। इसके कारण से जहाँ हमारी काम करने की जो आवृत्ति है वो बड़ी है, आसान हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में सोचना भी, कल्पना करना भी दूर की बात थी, वह भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान बनाया है। मुझे यह भी बताया गया है कि सम्मेलन में आज का इसका जो सब्जेक्ट है वो सतत विकास हेतु हिमालय का भूविज्ञान है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हिमालय और इसका भूविज्ञान इसका महत्व देश दुनिया के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम गहराई से अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि हिमालय का भूविज्ञान हमारे विकास का सतत माध्यम है। लगातार जो सस्टेनेबल विकास है उसका एक बड़ा माध्यम है और हमें गर्व भी है कि उत्तराखंड प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और इसके जितने भी विकास के आयाम हैं उन सभी को बनाते समय, उस पर आगे बढ़ते समय हमने एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान किया है कि इकोनॉमी भी बढ़नी चाहिए और इकोलॉजी भी बनी रहनी चाहिए। दोनों के बीच में संतुलन कैसे बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ, मैं कहता हूँ ईश्वर का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ प्राकृतिक संपदा हैं, घने जल हैं, यहाँ लगातार 12 महीने बहने वाली हमारे यहाँ नदियाँ हैं, पर्वतराज हैं और शुद्ध वातावरण है, शुद्ध पर्यावरण है। और ये जैव विविधता ये पूरे देश और दुनिया में मैं कहूँ कि अपने आप में अलग से विशिष्ट है। इसके साथ साथ ही हिमालय हमारे देश की शोभा बढ़ा रहा है। मेरा मानना है कि देश की जलवायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, जिस पर आप लोग लगातार चिंतन करने वाले हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का भी हिमालय का विशेष महत्व है। दोनों ही चीज़ें चलती रहें। हाइड्रो पावर की दृष्टि से भी हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, उसके लिए भी विशेष महत्व है कि सही अर्थों में देखा जाए तो यह ऊर्जा का अप्रत्यक्ष स्रोत भी है। क्योंकि जहाँ हाइड्रो के क्षेत्र में हमारा जब ये राज्य बन रहा था
अभी मैं 2 दिन पहले हमने यहाँ उत्तराखंड जल विद्युत निगम जो हमारा है उसकी हमने वर्षगांठ मनाई। उस वर्षगांठ के अवसर पर भी, क्योंकि जो हमारी शुरुआत हुई आज बहुत सारे आयामों में, कहीं पर सोलर की हो रही है, कहीं पर वो दूसरा वाला क्या होता है थर्मल और तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही, लेकिन उस सब में भी जो है जो हाइड्रो का अपना स्थान है वो अलग है। और यहाँ पर इस राज्य में सबसे ज़्यादा संभावनाएं अगर किसी की है तो वो हाइड्रो के क्षेत्र में है। और राज्य की जो अवधारणा, शुरू में ये राज्य बनने से पहले लोग सोच रहे थे कि इस राज्य में क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा पर्वतीय राज्य है, हिमालय का राज्य है, यहाँ खेती बाड़ी भी कम होगी, ये भी कम होगा, तो इसका मूल आधार क्या होगा। तो इसके मूल आधार में 2 चीज़ें रखी गई थी। एक तो जहाँ हाइड्रो पावर को रखा गया था, वहीं जो हमारा धार्मिक पर्यटन जिसको लेने के लिए लोग यहाँ आते हैं, शांत वातावरण, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण, ये सब इसकी अवधारणा में थे। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे हम इसमें सभी में संतुलन बनाते हुए, कहीं ऐसा ना हो जैसे जिसके लिए आप यहाँ पर लगातार चर्चा करने वाले हैं कि हम कई बार विज्ञान ने हमारी काफ़ी सारी चीज़ें कर दी हैं, ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, दुनिया आगे बढ़ी है, अनुसंधान बढ़े हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इस बार उसमें अनुसंधान जोड़ा ही है, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान अटल जी ने जोड़ा था और जय अनुसंधान मोदी जी ने जोड़ दिया। तो अनुसंधान लगातार बढ़ता रहे, अनुसंधान होता रहे, ये हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए। और आज के समय में जिस प्रकार से जो प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं उनका जो दोहन किया जा रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमको सुविधाएं मिल रही हैं, भौतिक साधन मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चुनौती भी हमारे सामने खड़ी हो रही है। चुनौती यह है कि अभी अचानक कभी भूस्खलन आ जा रहा है। वैसे तो हम तो ऐसे राज्य में हैं कि ये हमारे लिए प्रत्येक वर्ष की जो है चुनौती है, प्रत्येक साल ये होता ही है, लेकिन अचानक अभी कलाचंद जी एक दिन मुझे वहाँ घूमते हुए मिले, यहाँ देहरादून में आपदा आ गई। आप विश्वास कर सकते हैं कि ये जितना बड़ा ये मकान है, ये इसकी पहली मंजिल है जहाँ हम सब बैठे हैं, इतने ऊपर तक, ज़मीन से ऊपर इतना पानी आ गया एकदम से। और मैं खुद उस स्पॉट पर गया, बल्कि उस दिन हम जा भी नहीं पा रहे थे, वहाँ कार नहीं जा पा रही थी, तो हमने कहा कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, क्या हो सकता है। तो जाने के लिए हमने काय का उपयोग किया था पता है? कलाचंद जी नहीं, वो क्या है, वो जेसीबी में बैठ के गए थे, जेसीबी में जा पाए। तो इसमें बादल फटना है, भूकंप है। अभी मैं पिथौरागढ़ में था अभी 3 दिन पहले, तो 9 साढ़े 9 के बीच का टाइम होगा। तो कुछ लोग बाहर बैठे थे, मैं अपने रूम पर ही आया था, मतलब गेस्ट हाउस में वहाँ फॉरेस्ट के। अचानक पूरे दरवाजे सब हिलने लगे एकदम, खड़ 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 खड़। तो मैं तो समझ गया कि भूकंप आया। वो लोग कह रहे हैं कि कुछ बर्तन बज रहे हैं आसपास। मैंने कहा बर्तन नहीं बज रहे हैं, बाहर देखो निकल। तो भूकंप आया। तो इसमें भी हम लोग, मैं चाहूँगा कि भाई हमारे यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो ये हर साल आने वाली आपदा, आप सब अन्य आपके जो विषय हैं, हिमालय का विज्ञान, ये सब तो आप जो है करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस पर भी चर्चा हो। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इन सब जो आपदाएं आती हैं, जो इस प्रकार के होने वाले अचानक नुकसान हैं, उस पर कैसे हम उस नुकसान को कम कर पाएँ। भूकंप रोकना तो हमारे हाथ में नहीं है, आपदा रोकना भी नहीं है, लेकिन उससे पहले हम सचेत हो जाएं, तो सावधानी बरत लें और कैसे हम बचाव कर पाएँ। तो इस पर भी हमारी चर्चा हो तो मैं समझता हूँ कि बड़ा सार्थक होगा। और अभी 2 दिन पहले जापान का एक प्रतिनिधि मंडल बहुत सारी संभावनाओं पर यहाँ हमसे बात करने के लिए आया था। उनके एम्बेसी से लेकर सारे लोग आए थे, उनके एम्बेसडर। तो उनसे भी मैंने कहा आपके यहाँ जापान में तो भूकंप को लेकर काफ़ी सारी तकनीक बनाई गई हैं। तो बोले कि नहीं, हम तो पहले आपके यहाँ काम करने के लिए आए, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में और फार्मा के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के
क्षेत्र में हम काम करने के लिए आए। मैंने कहा ये तो सब आपके एजेंडे में है, इस एजेंडे में मेरा एजेंडा भी जोड़ लीजिए कि ये एजेंडा है डिजास्टर और ये हमारा भूकंप अर्थक्वेक, दो चीज़ें आप जोड़िए और इस पर भी जो है थोड़ा आप लोग काम करिए, अपनी तकनीक को लाइए। आज हम सभी जानते हैं कि बाडियात संस्थान हमारा हिमालय पर्वतों के भू विज्ञान को समझने और हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देकर जो प्राकृतिक जो आने वाली डिजास्टर हैं उनको निरंतर कम करने के लिए इस पर काम करता रहेगा। और तमाम प्रकार से जो आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रयोग कर वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर विकास के कार्य कर रहा है, आज यहाँ पर उपस्थित सभी मैं आप सब लोगों से यह आग्रह करता हूँ कि हमारे प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो विशेष प्रकार की जो भी प्रणालियाँ हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। हिमालय की परिस्थिति को मतलब यहाँ के इकोलॉजी को नुकसान पहुँचाए बिना हमारे क्षेत्रों का विकास जो हमने अपनी प्राथमिकता रखी है उसमें आप सबका भी हमें मार्गदर्शन चाहिए और आप सबकी मदद चाहिए और आप इसमें हमारी मदद कर सकें तो मुझे बेहद खुशी होगी। कुछ चीज़ें मेरे ध्यान में आती हैं जब मैं आप सब वैज्ञानिकों के बीच में आता हूँ, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच में आता हूँ। लगातार जल स्रोत जो जल का हमारा स्तर है नीचे जा रहा है। पहाड़ों में हम जाते थे पहले, डिमरी जी आप तो बहुत गए होंगे पहले, हमारे से भी पहले। तो अब मैं जाता हूँ जैसे आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले जब छोटे छोटे थे हम लोग, उस समय में मैं देखता था किसी रोड पर निकल जाइए आप, एक तरफ से निकल जाइए तो तमाम जगह पर पानी के स्रोत मिल रहे हैं। कहीं से नौले कम लोग समझ पाएंगे, यहाँ नौले जो नाले जैसे जिसको बोलते हैं, लगातार पीने वाला पानी, धारे कहीं पर भी, हाँ वो कहीं पर भी मिल जाते थे और बड़ा अच्छा लगता था। मैं तो अभी भी जाता हूँ तो रुक के जो है पानी पी लेता हूँ वहाँ पर जाकर। नौले धारे पानी के जो है स्रोत ये सब धीरे धीरे कम हो गए। अब आप लोग बता रहे होंगे, पता नहीं आप लोगों के इसमें भी आएगा, ग्लेशियर भी लोग कह रहे हैं कि थोड़ा हर साल जो है उसमें भी कमी आ रही है। तो इन सब से कैसे निपटा जाए? अभी यहाँ तो हम लोग बड़े सुखी हैं, कई बार हम सोचते हैं, मैं सच बताऊँ तो आप लोगों से मैं मन की बात कर रहा हूँ। अभी मैं दिल्ली जाता हूँ, अब दिल्ली में जाएंगे आजकल तो बाहर निकलना मुश्किल है, क्या बुरा हाल था। अभी तो दिवाली के बाद मैं गया था सूरजकुंड में, एक अधिवेशन था हमारा पूरे देश के लोगों का, तो निकलना भारी था। लोग कह रहे थे कि अभी तो वॉक करना छोड़ रखा है हमने, शायद अब कम हो गया होगा। कोई दिल्ली से आए तो मुझे बताया कि अभी 2-3 दिन पहले कुछ वहाँ बूंदाबांदी हुई है तो उससे कुछ असर पड़ा है। अब हम ये सोचें कि आज दिल्ली में ये हो रहा है, अरे हम तो देहरादून में हैं, उत्तराखंड में, हम सुखी हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर दिल्ली में हो रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ उसका असर न पड़े। और ऐसे ही जब कई बार डिजास्टर आता है तो लोग सोचते हैं कि अरे उत्तराखंड में आया है हुआ, उत्तरकाशी में आ गया, चमोली में आ गया, केदारनाथ में आपदा आ गई, धारचूला में आ गई या नैनीताल में आ गई, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जरूर पड़ेगा, अगर यहाँ होगा तो उसका फर्क कहीं ना कहीं घूम फिर कर यहाँ भी पड़ेगा। इसलिए इस दिशा में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, आज प्रदेश हमारा एक युवा प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड 22 साल हो गए हैं। अभी 22 साल का हमने सफ़र पूरा कर लिया है। हमारी सरकार का विशेष प्रयास है कि हम प्रदेश के सभी लोगों को लेकर, जो पर्यावरण के क्षेत्र में, प्रकृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उन सभी को साथ में लेकर जहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए जो लगातार इस पर काम करते रहे, जहाँ हमने विचारों की श्रृंखला बोधिसत्व प्रारंभ किया था, उसमें मैंने सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ, बीच बीच में सबको बुलाता हूँ। कलाचंद जी भी इसमें आए हैं कई बार। अभी एक दिन हमने चर्चा इसमें भी रखी थी कि बिन पानी सब शून्य, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे काम भी किए हैं।
एक से एक बढ़कर काम किए हैं। किसी का मैं नाम लूँ तो बड़ा अच्छा होगा। आज के इस दिन पर मैं प्रोफेसर खड़क सिंह बल्दिया जी को भी, उनका भी स्मरण करना चाहता हूँ। और उन्होंने भी यहाँ के इस बाडिया स्कूल के लिए बहुत अपना योगदान दिया है, बड़ा काम किया है। और मैंने क्योंकि बचपन से ही मैं उनका नाम सुनता रहा, बाद में मुझे भेंट करने का अवसर मिला तो मैं एक बार बंगलौर भी गया था, बंगलौर में भी मिला। और यदा कदा वो फ़ोन पर भी अक्सर बात किया करते थे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज नया भारत जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व को अपने सामर्थ्य का परिचय दे रहा है, उसके लिए मुझे यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि इसके अगर मूल में कोई है तो आप सब लोग हैं, हमारे सारे वैज्ञानिक हैं जो इसका मूल आधार है, जो भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ समय से हम सभी के द्वारा, आप सभी के द्वारा अनुसंधान के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं, उसी का प्रतिफल है कि आज हम सभी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको बनाने में तेजी से काम कर रहे हैं। आज के अवसर पर पुनः अच्छा होता कि मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पर बैठता और एक आध सेशन में श्रोता के रूप में जो हमारे वैज्ञानिक गण यहाँ से अपनी बात रखते, आपकी चर्चा वार्ता होती। कभी ऐसा भी अवसर मिलता तो अच्छा होता, क्योंकि कुछ सीखने को, कुछ जानने को, ये मन में बहुत एक तीव्र मेरे भी जिज्ञासा रहती है। लेकिन क्योंकि पहले से ही मेरा थोड़ा कार्यक्रम लगा हुआ था, इसलिए मैं इसमें आप सबको शुभकामनाएं देते हुए कि आप सबके चिंतन से, आप सबके मंथन से निश्चित रूप से जो विचार प्रस्फुटित होंगे, जो विचार निकलेंगे यहाँ से, उन विचारों से हम सबको एक आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। हम सब आगे बढ़ेंगे और जो हमारे देश भर से आए हुए आप सभी भूवैज्ञानिकों द्वारा प्रदेश और देश के लिए यहाँ पर किए जाने वाला चिंतन बहुत ही लाभकारी होगा। एक बार पुनः मैं आप सभी का यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर बहुत स्वागत करते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए और बाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान को इस आयोजन के लिए बहुत ही बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और निरंतर इस क्षेत्र में वो आगे भी काम करते रहेंगे। पुनः एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,